देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है दमदार 10 का। हमारे साथ स्टूडियो में अजीत द्विवेदी जी हैं, सचिन कुमार जी हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। आज चर्चा होगी उस मसले की, बल्कि मसला ना कहना ज्यादा बेहतर होगा, ये कहना ठीक होगा कि सरकार के द्वारा उठाए गए सबसे बड़े कदम की, उस बिल की, उस परीक्षा सुधार की जो सरकार अब करने जा रही है। पेपर लीक को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्शन की बात। पेपर लीक को रोकने के लिए मोदी सरकार एक्शन में है। पेपर लीक और नकल पर शिकंजा कसने के लिए मोदी सरकार आज संसद में नया बिल पेश करने जा रहे हैं। पहले से कई ज्यादा सख्त ये बिल होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह आज लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। बिल में 10 साल तक की सजा, 10 करोड़ तक का जुर्माने का प्रावधान, जांच एजेंसियों को 2 महीने के अंदर अंदर जांच पूरी करनी होगी। साथ ही मामले की सुनवाई भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। इसका मतलब आप ये समझिए कि 3 महीने के अंदर अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट को फैसला भी सुनाना होगा। हाई कोर्ट में अपील के लिए 30 दिन का वक्त देने का प्रावधान है। साथ ही हाई कोर्ट को भी 3 महीने के अंदर अंदर अपना फैसला सुनाना होगा। लोकसभा में आपको ये जानकारी दे दें कि बिल पर करीब 8 से 10 घंटे तक की चर्चा होगी। चर्चा में एनडीए की ओर से युवा सांसद हिस्सा लेंगे। सारी परीक्षाओं को लीक प्रूफ बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स में कौन कौन है, हाई पावर टास्क फोर्स का काम क्या है, इस पर हम सारी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको नए और पुराने कानून के बारे में बता देती हूं। उसके लिए आपको ले चलती हूं जरा बिग स्क्रीन पर, क्योंकि ये सवाल बहुत लोगों के मन में है कि कानून तो पहले भी था, तो अब ऐसा क्या हो गया। तो पहले प्रावधान आप देख ले, प्रावधान क्या क्या रखे गए हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी, 3 महीने के अंदर अंदर सुनवाई पूरी करनी होगी। पहला हिस्सा देखिए, 10 साल तक की सजा, 10 करोड़ तक का जुर्माना, 2 महीने में जांच पूरी। और जो बात 3 महीने की टाइमलाइन की है, तो 2 महीने के अंदर अंदर पुलिस को अपनी जांच करनी होगी। और फिर जो अगला महीना है, फिर आप इसमें हाई कोर्ट में जाते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी और उसमें भी सुनवाई पूरी होने, जिसमें सजा के ऐलान तक की बात है, वो 3 महीने का टाइम है। उस टाइम फ्रेम में आपको काम पूरा करना होगा। अब सवाल यह है कि पहले भी तो कानून था, और हमने भी दमदार 10 में चर्चा की है कि भाई पहले भी तो कानून था और यही सरकार कानून लेकर आई, तो फिर से एक नए कानून को बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी। अब आप देखें, जो पिछला कानून था 2024 का, उसमें सजा का प्रावधान कितना था, 3 से 5 साल तक का प्रावधान था। लेकिन 26 का कानून यह कहता है कि मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 ईयर्स, 5 से 10 साल का प्रावधान रखा गया है। अब जुर्माने की भी बात करें तो जो पहला जुर्माना था 10 लाख का, इस बार उसे सीधा 10 करोड़ का जुर्माना कर दिया गया है। इसका मतलब ये कि इतना डर बैठा दिया जाए, पेपर लीक माफिया तंत्र की कमर तोड़ दी जाए कि एक बार जो पकड़ में आया उसके बाद फिर कभी वो गलती ना दोहराए। अच्छा, सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी 2024 के तहत इस मामले की जांच करी थी, लेकिन 26 का कानून ये कहता है कि स्पेशल टास्क फोर्स है जिसे 2 महीने के अंदर अपना काम पूरा करना होगा। ये समय सीमा जो पिछले कानून के तहत कोई तय ही नहीं थी, जांच चले जा रही है। कई बार अपराधी जो है, क्योंकि दोष सिद्ध नहीं हो पाता है, बेल पर है, आजाद हो गया, अब 3 महीने के अंदर अंदर जांच भी पूरी करनी होगी और सजा का ऐलान भी करना होगा। अब इसके अलावा देखिए, सर्विस प्रोवाइडर फर्म, उनके लिए सजा का क्या प्रावधान है। 24 का कानून यह कहता था कि 1 करोड़ का जुर्माना, एग्जामिनेशन की कॉस्ट की वसूली और 4 साल तक के लिए ब्लैक लिस्टेड। लेकिन नया कानून यह कहता है कि 5 करोड़ का जुर्माना, एग्जाम कॉस्ट की वसूली और 8 साल तक के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इस पूरे मामले को लेकर है। अब इसे जरा डिस्कशन के प्लेटफॉर्म पर हम ले आते हैं। दरअसल आप यूं कहें, अजीत जी की सरकार शिक्षा परीक्षा तंत्र में सुधार के लिए जो सबसे एग्रेसिव, सबसे आक्रामक और सबसे डिसाइसिव कदम अगर सरकार कोई उठा सकती है, तो एक्चुअली वो अब उठाते हुए दिखाई दे रही है। बिल्कुल, ये बात ठीक है। इसके पहले जो कानून बना था, वो कानून 2024 में बना, फरवरी में, हमको जहाँ तक ध्यान आ रहा है बजट सत्र में पेश किया गया था उसको, और उसी में वो पास भी हुआ था, जून में लागू भी हो गया था। लेकिन उसी साल फिर नीट यूजी का पेपर लीक हो गया और कई जगह परीक्षा केंद्र मैनेज होने की खबरें आई। तो ये 24 में ही हो गया दोनों चीज। अब कानून बना उसके बाद ये हो गई, तो
तभी से ये लग रहा था कि उस कानून में कुछ बेसिक चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, कुछ और ऐसी चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है जिनसे उसको ज़्यादा सख्त बनाया जाए और इस पर रोक लगाई जाए। तो अब वो चीज़ें ऐड की गई हैं इस 2026 का जो अब आज पेश होगा, जिस पर चर्चा होकर के उसको कानून बनाया जाएगा। तो वो एक पहलू है पेपर लीक से जुड़ा हुआ है, पेपर लीक रोकने के लिए। उसके पहले हम लोग जो लगातार जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, उसके लिए भी एक जो पहल हुई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट पहल है। टास्क फोर्स जो बनी है नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में, जो हाई पावर टास्क फोर्स बनी है, वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करेगी। सर, पीसीआर डायरेक्टर उस टास्क फोर्स की पूरी तस्वीर हमारे दर्शकों के सामने रख दें। और हाई पावर टास्क फोर्स है, सरकार पेपर लीक के खिलाफ संसद में कड़े कानून वाला बिल तो ला ही रही है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर एक वीडियो संदेश जारी करके हाई पावर टास्क फोर्स गठन का ऐलान किया। अब इसमें कौन कौन है वो आप देख लें। नंदन नीलेकणी की अगुवाई में 6 सदस्यों वाली ये कमेटी है जो सरकार को पेपर लीक रोकने के सुझाव देगी, साथ ही परीक्षा में पारदर्शिता के तरीके बताएगी। इसमें नंदन नीलेकणी है, वो मुखिया हैं, इसके अलावा आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर, पूर्व शिक्षा सचिव, लॉजिस्टिक एक्सपर्ट, ये तमाम इंपॉर्टेंट नाम इसमें शामिल है, जिसमें इसरो के पूर्व चेयरमैन का भी नाम, एस सोमनाथ का नाम, और तपन टेका जो कि आईबी हेड रह चुके हैं, उनका भी नाम शामिल है। बिल्कुल। तो ये कमेटी ओवरऑल एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव सी कमेटी है। अलग अलग तरह के वेरिड एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, एजुकेशन के एक्सपीरियंस के लोग हैं, लॉजिस्टिक्स के, जो इंटेलिजेंस के लोग हैं, और जो एजुकेशन से जुड़े लोग हैं। ये इनका एक्सपीरियंस इसमें कैसे काम आएगा, ये देखिए। जो आईआईटी मद्रास है, जो जेई की परीक्षा होती है एडवांस की, वो कोई ना कोई आईआईटी कंडक्ट करता है, और आज तक देखिए कितना स्मूथली वो हर बार परीक्षा होती है, उसमें भी लाखों छात्र अपियर होते हैं। तो उन सब के एक्सपीरियंस इसमें इस काम आएगा। और सरकार की इस बात का ध्यान रखिए, इस बात के लिए कई लोग आलोचना भी कर रहे हैं, लेकिन कोई पूर्वाग्रह सरकार ने नहीं दिखाया नंदन नीलेकणी को चुनने में। वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के टिकट पर 2014 का चुनाव लड़े थे, और जो यूआईडीएआई अथॉरिटी है, जो आधार की अथॉरिटी, उसके चेयरमैन थे, वो कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा था, और टेक्नोक्रेट है। और वो क्रांति थी, एक क्रांति थी। आज हम लोग जो जैम प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि जनधन खाता, आधार और मोबाइल, ये जो आधार से लिंक कराने के बाद हम वही जैम होती है ना, जैम कहते हैं, जनधन खाते हैं, आधार है और मोबाइल है, जो डायरेक्ट बेनिफिट का ट्रांसफर करा रहा है, जो डीबीटी के लिए, उसकी क्रांति इन्होंने की है। तो ये इनका जो एक्सपीरियंस है, इसके बावजूद सरकार ने इन पर भरोसा किया। और ये पहली बार नहीं है, इन्फोसिस को ही सरकार ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नया जो पोर्टल बना है, नया जो डिजाइन हुआ, उसकी भी जिम्मेदारी दी थी, और वो थोड़े ग्लिचेज के बाद बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। तो इनका जो एक्सपीरियंस है, सरकार ने कोई पूर्वाग्रह नहीं दिखाया, और ये नाम इतना बड़ा है कि जो भरोसा, जिस भरोसे की कमी हम लोग कह रहे थे कि परीक्षा में थी, वो भरोसे की कमी दूर होगी। नौजवान पीढ़ी को भी ये भरोसा होगा कि एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिसने अपने दम पर एक इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया और टेक्नोलॉजी में इतना बड़ा नाम किया। और हर नाम जो आप इस टास्क फोर्स में देख रहे हैं, हर नाम बहुत महत्वपूर्ण है और अपने अपने क्षेत्र के वो महारथी हैं। पेपर लीक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार वीडियो जारी किया, और इस बार उन्होंने अपने वीडियो में क्या कहा वो आप सुनिए। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक हफ्ते का भी समय नहीं हुआ, प्रधानमंत्री ने कितने बड़े बड़े कदम उठाए। सबसे पहले उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान किया, छात्रों को मनाया, अनशन खत्म कराया, और तीसरा काम जो ये टास्क फोर्स बनाने का ऐलान, और अब कानून आने जा रहा है। अब विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष का मुद्दा क्या होगा फिर? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जो
छात्रों के बीच में और सरकार के बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट था उसको बहुत ही बखूबी एड्रेस किया गया है। कि उसमें पहली बात तो ये है कि डायरेक्टली संवाद कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, और जिन लोगों को लाया गया है उनका बीजेपी या संगठन से कोई जुड़ाव नहीं है। यहाँ पे उनके बोनाफाइड्स को देखा गया, उनके अपने एक्सपर्टीज को देखा गया और लाया गया, और ये वो लोग हैं जिनका पब्लिक स्फीयर में पहले से अपना इंपॉर्टेंस है। तो इस नाते विपक्ष अब परीक्षा पद्धति पे, पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब सवाल है कि आगे जिस तरह के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात यहां भी हम लोग कर रहे थे और हर कोई चाहता था कि इसमें आप एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करें, नीजर्क रिएक्शन ना करें, तो इसमें निश्चित तौर पे केवल आईआईटी का और बाकी अनुभव ही नहीं, पूरे बाकी कंट्रीज में भी, यूएस वगैरह में जो एग्जाम सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो वर्ल्ड में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको लाया जा रहा है और वो टाइम बाउंड लाया जा रहा है। इस मुद्दे पे विपक्ष सरकार को नहीं घेर सकता। अब विपक्ष के घेरने की तैयारी कहीं और जा रही है, जो राहुल गांधी जी के लेटर में दिख रही है कि भाई आपने पेलेट गन्स कैसे यूज किए, लेथल वेपन कैसे यूज किए। तो अब उनका जो उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र निश्चित तौर पे कम से कम इस मामले में एक छात्रों के नजरिए से देखें तो ये कदम देर आए दुरुस्त आए वाली कवायद है, और ऐसा होना चाहिए था पहले, लेकिन अब हो रहा है। तो निश्चित तौर पे मान के चलिए कि सबको उम्मीद है कि अगर ये सफल हो गया तो भारत की परीक्षा प्रणाली विश्व स्तर पे सबसे उत्कृष्ट ढंग से होने वाली परीक्षाओं में एक मानी जाएगी। अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, वो दर्शकों को सुना देते हैं। ये टास्क फोर्स और इतने बुद्धिजीवी लोगों को, और ये पहले से बुद्धिजीवी लोग रहे हैं सदन में या उन्होंने बहुत अच्छे स्थानों पे काम किया है, सरकार आज क्यों बना रही है? 2014 में क्यों नहीं बनाया? और अगर जो 2014 से बने होता तो देश हमारा विकसित और जल्दी हो गया होता। अभी इंडिया गठबंधन के लीडर्स की बैठक है, मेरी जानकारी में नहीं आया है अभी बैठक के बाद आपको बता देंगे। एक और सवाल है, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी दरवाजा खोले उनके लिए उत्तर प्रदेश में, वो आना चाहते हैं बाद में पछताए नहीं। आप दरवाजा नहीं खोल रहे हैं? क्या चीज? बाद में देखिए, किसी से उलझो मत, किसी से उलझो मत, किसी से उलझने की जरूरत नहीं है। जो रास्ता हम लोग चल करके आ रहे हैं उसी रास्ते पे चलेंगे। पीडीए, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना, संविधान के तहत हक और सम्मान दिलाना, उसी रास्ते पे हम लोग चलेंगे। और अभी बीजेपी को हराया भी हम लोगों ने। अभी जो गठबंधन है, जिस गठबंधन में हम सब लोग हैं, अभी तो बीजेपी को हराया, और कितनी महत्वपूर्ण सीटें हराई हैं। अब क्या बोल रहे हैं अखिलेश यादव, किसी से उलझो मत, लेकिन मैं ये पूछ रही हूं तो फिर आप सुलझ भी तो नहीं रहे हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर आप चले जाइए यूपीए सरकार के दौरान भी, तब भी पेपर लीक होते थे। नंदन नीलेकणी तो तब भी आपके पास थे, आपकी पार्टी से जुड़े हुए थे, तब क्यों नहीं यूपीए सरकार ने कोई टास्क फोर्स तैयार कर दी? बिल्कुल यही बात है। अभी आप इसको, एक तो हम लोग हम ऐसे भी कहते हैं कि जब जागो तब सवेरा। अभी लगा कि ये चीजें ठीक करनी चाहिए है, और हम फिर एक आंकड़ा दे दें, उससे सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। 2014 से 7 साल पहले ये अभी आया है आंकड़ा, 2007 से 2014 के बीच में 71 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे। एक दो नहीं, 71 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे उन 7 वर्षों में, और किसी ने कोई जवाबदेही नहीं ली थी। 2018 से 23 हम उस दिन भी कह चुके थे कि 19 परीक्षाओं के पेपर अकेले राजस्थान में सिब्बल का इस्तीफा लिया था? नहीं लिया था, और सिर्फ राजस्थान में 19 पेपर लीक हुए 18 से 23 के बीच में, और किसी की जवाबदेही तय नहीं। डोटासरा शिक्षा मंत्री थे, इस्तीफा लिया था क्या? नहीं हुआ। और अभी उसके बाद एक ऐसी समस्या जो अब जाके खड़ी हुई है, उसको आप कह रहे हैं कि 14 में क्यों नहीं एड्रेस किया था। देखिए, उस समय एक अखिल भारतीय परीक्षा नहीं होती थी। जब अखिल भारतीय परीक्षा शुरू हुई 2017 में एनटीए का गठन हुआ है, और एनटीए की जो कमियां हैं उसको दूर करने का काम 2014 में करते। जाकर के कैसे करते, जब जो समस्या थी ही नहीं उसको सुलझाते पहले। तो ये क्या है कि आप आए, आपको विरोध में कुछ कहना है। देखिए, ये जो अटल बिहारी वाजपेयी की कविता थी ना कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, तो ये आप बड़े नहीं हो सकते हैं इससे। अभी ये ऐसी पहल थी नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक हाई पावर्ड कमेटी बनाने की। आप इसकी तारीफ करिए, दिल खोल के तारीफ करिए, अपने सुझाव दीजिए। अगर आपके पास कोई सुझाव है हाई पावर्ड टास्क कमेटी के पास, आप लिख करके 1 से लेकर के 10 तक सुझाव दीजिए उनको, और कहिए कि इसको लागू करिए देश में। अब देखिए, रामगोपाल यादव भी एक बयान दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? कानून लाने से पेपर लीक नहीं रुकता है। आप सुने जरा। बिल से पेपर लीक रुक जाएगा? कठोर दंड की व्यवस्था 302 में है, हत्या की आजीवन कारावास या फांसी, कभी रुकी? कानून से नहीं रुक सकता है।
पेपर लीक होता है या तो पेपर बनाने वाला, या जहाँ पेपर छपता है, या कुछ बहुत महत्वपूर्ण कोचिंग सेंटर्स जिनकी पहुँच बहुत है, वो सेटिंग उनकी होती है, वहाँ से लीक होता है। चाहे जितना आप कानून बना लीजिए, थोड़ी रुकता है। इतने निराशावादी हमारे देश के नेता और सांसद हैं, ये बात तो सही है, कानून तो फांसी की सजा का भी है, फिर भी क्या गुनाह रुक जाते हैं? हम तो जानते हैं नहीं रुकते हैं, जिससे गुनाह करना होता है वो करता ही है। तो क्या कानून बनाना बंद कर दें? इनके सांसद बन जाने से इनके क्षेत्र का कितना विकास हो गया? छोड़ दे सांसदी, दे दें इस्तीफा। वो बिल्कुल सही बात है। वो जो अजीत जी कह रहे थे, वाजपेयी जी की कविता, छोटे मन से कोई बड़ा, जहां पे सरकार सही निर्णय ले रही है वहां पे कम से कम आप उसकी प्रशंसा कीजिए। और अगर ऐसे नहीं रुकेगा तो कैसे रुकेगा वो बता दीजिए। रामगोपाल यादव जी के पास अगर कोई है इससे बेहतर सुझाव तो बता दें। जो फास्ट ट्रैक ये बना है उसमें जो लोग आए हैं आप देखिए, उसमें ये टेक्नोक्रेट्स हैं, आईबी के एक्सपर्ट्स हैं, बाकी जो नॉलेज एक्सपर्ट्स हैं। तो वो हो रहा है कि आप पेपर जहां सेटिंग होती थी, जहां पे प्रिंटिंग होती थी, जो ट्रांसपोर्टेशन होता था, सेंटर्स को हैंड ओवर होता था, उसके हिसाब से उस तरह की एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है। अब इसमें आप आउटकम आने दें, और आपके पास कुछ सुझाव है तो ये दे। पहले ही से ये निराशावादी सोच कि इससे क्या हो जाएगा, तो उस लिहाज से बिल्कुल सही बात है कि फिर तो लोकतंत्र से भी आप भी लड़ाई करना छोड़ दें। सरकार में आने से भी क्या हो जाएगा? सत्ता आपको मिल भी जाएगी तो क्या हो जाएगा, अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है नहीं प्रॉब्लम का। अच्छा, सरकार आज लोकसभा में पेपर लीक के खिलाफ बिल पेश करने की तैयारी कर रही है। विपक्ष के इरादे, 2 बयान तो हमने आपको दिखा ही दिए हैं, ये तो साफ है हंगामा तो होगा। बड़ी खबर यह है कि संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्षी दल की मीटिंग हो रही है और मीटिंग में आगे की रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। विपक्ष आज सदन में 20 जुलाई को हुई हिंसा और प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का मुद्दा उठाने की तैयारी कर रहा है। इसे लेकर कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और लेफ्ट की तरफ से स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। विपक्ष 20 जुलाई को लेकर हुई हिंसा पर चर्चा करना चाहता है। अब प्राथमिकता विपक्ष की यह हो गई है, परीक्षा में सुधार से पहले पुलिस के ऊपर क्या एक्शन लेती है सरकार, वो उनकी प्राथमिकता है। उधर राहुल गांधी ने इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखा। गृह मंत्री को पत्र लिखकर इस हिंसा की जवाबदेही तय करने की मांग की। लेटर में राहुल गांधी ने 2 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल तो यह है कि छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल की इजाजत किसने दी? दूसरा, सादे कपड़ों में लाठी चलाने वाले कौन थे? प्रश्न उनके वाजिब हैं, लेकिन क्या इस वक्त इन प्रश्नों से पहले इस बिल पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? देखिए, ये या विपक्ष के हाथ का एक मुद्दा है, वो अपने मुद्दे को कैसे ना भुनाएं? बिल्कुल, ये एक मुद्दा उनके पास है और ये इन लोगों से बहुत पहले हम लोग यहीं चर्चा में ये सवाल उठा चुके हैं कि सादे कपड़े में जो लोग थे, जो लाठी चला रहे थे, महिलाओं के साथ अभद्रता हुई है, उसकी जांच कराएगी पुलिस। और आप देखिए, ये इसमें ये कोई इस बात का जिक्र नहीं करता है कि सीआरपीएफ ने जांच ऑलरेडी शुरू करा दी है। जो सीआरपीएफ की जांच हुई है, आरएएफ की जो रैपिड एक्शन फोर्स है, उसके कार्रवाई की जांच हुई है। और सूत्रों के हवाले से आज ही एक रिपोर्ट आई है, इंडियन एक्सप्रेस में हमने आज रिपोर्ट देखी कि वो आइडेंटिफाई किया है कि 5 जगह इस तरह के, सूत्रों के हवाले से खबर है, अभी कंफर्म नहीं है तो इसलिए हम लोग उस तरह से नहीं बात करें। लेकिन सीआरपीएफ ने जांच कराई, ये कहा गया कि आरएएफ के तरफ से 5 जगह पैलेट गन के इस्तेमाल की खबरें हैं। तो खुद ही सीआरपीएफ जांच करा रही है। आरएएफ के में जो अगर कोई आदमी दोषी पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी सरकार खुद ही कर रही है। यहां राहुल गांधी जो इशू उठा रहे हैं उसका मंशा डिसरप्शन हो सकता है खाली। देखिए, पैलेट गन का इस्तेमाल मेनलैंड भारत की अपनी जमीन पर हो, ये हम लोग कोई उसको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। छात्रों के ऊपर हो, किसानों के ऊपर हो, किसी के ऊपर हो, अपने नागरिक के ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जब कश्मीर में हुआ था तब भी इस बात को लेकर के बहुत विवाद हुए थे और आज तो 5-7 साल से वहां भी नहीं होता है। तो ये एक इशू है, लेकिन खुद ही एजेंसी जांच करा रही है। खुद ही जो हम लोग सीएपीएफ के लोग हैं वो जांच कर रहे हैं, जिम्मेदार ठहराने की कोशिश हो रही है। तो आप उनकी जांच तक भी रुकना नहीं चाहते? आप जांच तक नहीं रुकना चाह रहे। आपको लग रहा है कि अब आंदोलन तो खत्म हो गया, युवाओं को क्रेडिट मिल गया, आपको कुछ उसका क्रेडिट नहीं मिला, तो अब आप एक नया इशू ले आकर डिसरप्ट सर, आजकल नया बिल पेश होने जा रहा है तो दूसरी तरफ बिहार में AK-47 से फायरिंग और लाठीचार्ज को लेकर सियासत तेज हो गई है। सिवान में हुई घमासान पर तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी को अल्टीमेटम दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा, वो जो भी कहा उन्होंने वो आपको बताएंगे आगे, लेकिन उससे पहले सिवान को लेकर जो एक नया अपडेट है वो आपको बता दें। सिवान में AK-47 से गोली चलाने वाले जवान की पहचान हो चुकी है और जवान का नाम अभिषेक पटेल है। अभिषेक SIT का जवान है। विवाद के बाद अभिषेक को सस्पेंड किया गया है। उधर सिवान में हुई
हिंसा मामले में कुल 3 एफआईआर दर्ज की गई है। अभी तक 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अन्य लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र इस खबर पर जुड़ गए हैं, वो सिवान में ही मौजूद हैं। नीतीश, ये बताएं क्या क्या कानूनी कार्रवाई हुई है और AK-47 क्यों चलाया गया? किसने आदेश दिया था AK-47 चलाने का? देखिए, पहचान की कोशिश की जा रही थी कि आखिर ये कौन पुलिसकर्मी है जो AK-47 चला रहा है, और उसकी पहचान हो गई है। अभिषेक पटेल नाम है, SIT का ये जवान है और SP ने उसे सस्पेंड कर दिया है। आगे विभागीय कार्रवाई भी होगी। लेकिन जिस तरह से ये वीडियो सामने आया था उसके बाद इस बात की काफ़ी चर्चा हुई थी कि आखिर AK-47 क्यों चलाया गया, वो भी भीड़ की तरफ। हालांकि गनीमत रही कि किसी को ये गोली लगी नहीं, AK-47 से जो गोली चली, लेकिन अब पहचान हो गई है। और इसके अलावा दूसरी तरफ जो तमाम इस मामले में हिंसा हुई थी उसको लेकर FIR दर्ज होनी शुरू हो गई है। 3 FIR सिवान में दर्ज हुई है और 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दूसरी तरफ पटना से भी जो जानकारी मिल रही है, जो नाबालिग बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, उनको नोटिस देकर छोड़ दिया गया है और दूसरे तमाम लोग जो बचे हुए हैं उनको पहचान करने की कार्रवाई की जा रही है। पूरे बिहार में लगभग 300 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नीतीश, एक जानकारी आप और दें, इस वक्त तेजस्वी यादव कहाँ हैं? देखिए, तेजस्वी यादव काफ़ी समय से विदेश में थे। उसके बाद जब वो लौटे हैं और यहाँ लौटते ही सबसे पहले वो उन घायल बच्चों से मिलने गए जो उनकी सिवान में हिंसा जो हुई थी उसमें वो घायल हुए थे। चूँकि पटना में उनका इलाज चल रहा है, उनसे मुलाकात की है और अब उन्होंने 24 घंटे का एक अल्टीमेटम दिया है सरकार को, बिहार सरकार को, कि जिन बच्चों को गिरफ्तार किया गया है, जेल भेजा गया है, उन्हें रिहा किया जाए। उनका कहना है कि जो समझौता हुआ था दिल्ली में जंतर मंतर में, उसमें ये बात कही गई थी कि जिन लोगों पे कार्रवाई हुई है सरकार उसे वापस लेगी। तो अब इसको लेकर मुहिम शुरू की जा रही है और AISI की जो अध्यक्ष हैं नेहा बोरा, वो भी आज पटना आ रही हैं। ठीक, आप नजर बनाए रखिए नीतीश। इस मामले से जुड़ी हुई और जानकारी के लिए हम दोबारा आपके पास लौटेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। अब सिवान हिंसा को लेकर जो राजनीति हो रही है वो आपको बता दें। तेजस्वी यादव ने CM सम्राट चौधरी पर बड़ा हमला बोला। तेजस्वी यादव ने छात्रों की पिटाई करने वाले पुलिस वालों पर एक्शन की मांग की है। ये भी कहा है कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज केस वापस लिए जाएं, गिरफ्तार स्टूडेंट्स और विपक्षी नेताओं को फौरन रिहा किया जाए। तेजस्वी यादव ने CM सम्राट को अल्टीमेटम दिया कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो फिर बिहार में बड़ा छात्र आंदोलन होगा। पुलिस की कार्रवाई की गई, AK-47 से जो है गोलियां चलाई गई, लाठी डंडे बरसाए गए। कई छात्र जो है, निर्दोष लोगों को जो है गोली लगी है और हम तो जिन तीनों को गोली लगी है, तीनों छात्राओं से हमने बात की है। हम सरकार के लोगों से आग्रह नहीं करेंगे बल्कि चेतावनी देना चाहते हैं। हमारे विधायकों को उठा लिया जाता है, हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं को उठा लिया जाता है, हमारे बड़े भाई तेज प्रताप को ले गया, लेकिन सैकड़ों हजारों छात्रों पर पूरे बिहार के हर एक जिलों पर जो है कार्रवाई की गई, FIR किया गया, जेल में अभी भी है। अगर चेतावनी है सम्राट चौधरी जी को, अगर कल तक केस मुकदमा वापस नहीं लिया गया, रिहा नहीं किया गया कल शाम तक, तो हम लोग जो है पूरे बिहार भर में जो है आंदोलन करेंगे। ये जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं और जो मैंने नीतीश जी से सवाल पूछा था, इसलिए पूछा था कि अब तक तेजस्वी यादव कहाँ थे? वो विदेश यात्रा पर थे और छात्र आंदोलन होकर खत्म हो चुका है जंतर मंतर पर। अब ये सिवान का मसला उठा रहे हैं। ठीक है, ये इनके स्टेट का मसला है, सवाल भी वाजिब है, आरोप भी वाजिब है, लेकिन क्या अब ये छात्र आंदोलन खड़ा कर पाएंगे? नहीं, देखिए, आरजेडी तो नहीं खड़ा कर पाएगी ना आंदोलन। आरजेडी कभी आंदोलन में नहीं शामिल थी। बिहार में जो आंदोलन हुआ, तेजस्वी यादव 1 तारीख से संभवतः 1 या 2 जुलाई से बाहर चले गए थे। उनकी पार्टी का स्थापना दिवस था 5 तारीख को, 5 जुलाई को। 30 साल पूरे हो रहे थे। वो स्थापना दिवस का कार्यक्रम उन्होंने अपने विदेश जाने के कार्यक्रम की वजह से 3 दिन पहले कर लिया, 4 दिन पहले कर लिया। तो स्थापना दिवस के दिन नहीं थे, उस दिन नहीं थे, उसके पहले कार्यक्रम कर लिया। उसके बाद दिल्ली या विदेश चले गए और लौटे। ये हमको याद नहीं आ रहा है, हो सकता है हो, हम उसका दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको याद नहीं आ रहा है कि कोई नेता प्रतिपक्ष एक पूरे सदन में गायब रहे। अभी बिहार में 20 तारीख से 25 तारीख तक मानसून सत्र चला है और तेजस्वी यादव पूरे सत्र में नहीं थे। वो मानसून सत्र में रहे ही नहीं।
छात्र सड़क पर उतरे उस समय नहीं थे, वो ना उनकी पार्टी का कोई नेता वहां आंदोलन कर रहा था, छात्र स्वयं उतरे, स्वयं आंदोलित हुए। पर तेजस्वी यादव तो थे, तेजस्वी यादव नहीं थे, और तेज प्रताप तो है ही नहीं विधानसभा में। माफ कीजिए, हाँ, तेज प्रताप यादव लेकिन सड़क पर थे। वो अपनी एक पार्टी उन्होंने बनाई है, जनशक्ति जनता दल, एक दिन उन्होंने सपोर्ट किया और वो उसका अलग कहानी है, लेकिन ये तेजस्वी यादव नहीं थे, विधानसभा के सत्र में नहीं थे, आंदोलन में नहीं थे। अब आए हैं तो इनको मौका मिल रहा है, चूंकि इनकी पार्टी बांकीपुर चुनाव में तीसरे स्थान पर ट्रेल कर रही थी, तो अब ये आकर के इन्होंने एक बहुत पोस्चरिंग की है, अपनी गुस्सा दिखाना, जेनजी के आंदोलन का लाभ लेना, ताकि उस लड़ाई में इनकी पार्टी आ सके। बांकीपुर की लड़ाई में उससे ज्यादा कुछ भी स्टेक पर नहीं लगा हुआ तेजस्वी यादव का। बिहार के उसमें छात्रों को आंदोलन करना अभी बिना किसी नेतृत्व के कर रहे थे, कोई नेता नहीं था, कोई पार्टी नहीं कर रही थी उनका आंदोलन। जो पटना में हुआ, मोतिहारी में हुआ, जहानाबाद में हुआ, सिवान में, मुजफ्फरपुर में, सब जगह हुआ, वो स्वयं कर रहे थे। वो एकदम अपना डिजिटली कनेक्टेड थे और उसकी तरह से वो अपना आंदोलन मोबिलाइज कर रहे थे। प्रियंका गांधी का एक रिएक्शन आ रहा है, वो भी सुना देते हैं। मैंने सुना है कि अभी भी एफआईआर फाइल कर रहे हैं बिहार में, बंगाल में स्टूडेंट्स के खिलाफ, ये मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है अभी। तो मतलब फिर फायदा क्या हुआ? ये फायदा क्या हुआ का क्या मतलब हुआ? नहीं, देखिए ये बात सही है कि जब जंतर मंतर में दिल्ली में केंद्र सरकार की तरफ से ये बात हो गई है कि कार्रवाई नहीं की जाएगी छात्रों पे, तो इसका संज्ञान लेके बाकी जो राज्य हैं उनको भी इसको एक टेम्पलेट की तरह यूज करना चाहिए कि जब केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री इन चीज़ों पे मान गए हैं तो यहाँ भी मानना चाहिए। लेकिन प्रियंका गांधी ये करें कि फायदा क्या हुआ, तो क्या मतलब ये कुछ फायदे और नुकसान के लिए थोड़े ना हो रहा था। छात्रों की चिंता थी, आपका यहाँ पे मानक होना चाहिए कि विद्यार्थियों की जो डिमांड थी उस पे सरकार कुछ गंभीरता से कदम उठा रही है, नहीं उठा रही है। फायदा क्या हुआ, तो सवाल है कि कांग्रेस को फायदा नहीं हुआ, ये उनकी चिंता होनी चाहिए, क्योंकि उस लिहाज से आप छात्रों को देखेंगे तो ये शायद वही उनकी चिंता है जो उनसे बुलवा रही है कि फायदा क्या हुआ। नहीं, तो इसीलिए देखिए पार्लियामेंट में जो है ये अभी जो फास्ट ट्रैक और बाकी जो इनिशिएटिव हो रही है उस पर अब इनका ध्यान नहीं है। इनका ध्यान है कि पेलेट गन यूज किए गए, तो वो एक मुद्दा है, लेकिन उसके पीछे आपकी मंशा अगर केवल विरोध करने की हो, प्रोटेस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रोटेस्ट, तो उसमें फायदा और नुकसान ही दिखेगा। इसमें सीधी सी बात है कि ये उठाना चाहिए कि बच्चों के ऊपर जब केंद्र सरकार ने ये तय कर लिया है कि नहीं होगा कोई कार्रवाई, तो ये चीज राज्य सरकारों को भी एक तरीके से निर्देश दिया जाए, संज्ञान लिया जाए। इसमें कांग्रेस को फायदा हुआ, राजद को फायदा हुआ, सपा को फायदा हुआ, तो ये फिर आपकी विश्वसनीयता जो पहले से ही कम है उस पे और प्रश्न चिन्ह लगाती है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार जगह जगह छात्रों पर केस दर्ज करवा रही है, छात्रों पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि युवाओं की चेतना को चुनौती नहीं देनी चाहिए, सरकार के लिए चेतना ही चुनौती बन गई है, आगे की रणनीति विपक्षी दल बैठकर तय करेंगे। जो छात्र नौजवानों के साथ कई जगह पर सरकार केस करा रही है, मुकदमे लिखा रही है, सरकार को चेतना को चुनौती नहीं देनी चाहिए और सरकार के लिए चेतना ही चुनौती बन गई। और अभी तो बात हम सब पॉलिटिकल पार्टी के लीडर बैठ के बात करेंगे क्या तय करना है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई केवल इस्तीफे तक नहीं है, बच्चों पर पैलेट गन क्यों चलाई गई, बच्चों की पिटाई के लिए माफी मांगे सरकार, ये कहना है इमरान मसूद का। ये भी सुने आप। इमरान मसूद जी हमारे साथ है। इमरान जी, धरना प्रदर्शन खत्म हो चुका है, स्टूडेंट्स की मांगे मान ली गई हैं, आज संसद के पटल पर पेपर लीक के खिलाफ एक बिल भी प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या संसद चल पाएगी, क्या विपक्ष जो चर्चा चाह रहा था उस पर भाग लेगा या संसद चलने देगा? देखिए, अभी पार्लियामेंट में जा रहे हैं, देखते हैं क्या होगा। अभी तो क्योंकि सिर्फ जो इन्होंने घोषणा की है या इस्तीफा दिया है, कोई इस्तीफे तक की लड़ाई थोड़ी ना है कि इस्तीफे तक की लड़ाई है, ये तो बहुत लंबी लड़ाई है। इन्होंने पूरा शिक्षा व्यवस्था को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया पूरा शिक्षा तंत्र। आज विपक्ष के क्या अहम मुद्दे रहेंगे संसद में, किस तरीके से आगे? अभी तो यही मुद्दा है बेटा, अभी तो यही मुद्दा है, नीट का मुद्दा, इससे बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है। क्या ये कहा जा रहा है कि पहले माफी मांगी जाए उसके बाद आगे चर्चा की जाएगी? आपने बच्चों पर पैलेट गन क्यों चलाई? ये आतंकवादी थे क्या, या कहीं बॉर्डर स्टेट के अंदर थे क्या? आपने इनके ऊपर पैलेट गन चला दी। ये मासूम बच्चों को आपने जिस तरह से हाथ पैर तोड़े हैं उसके ऊपर आपको शर्म नहीं है, आप माफी भी नहीं मांगेंगे। ये जो विपक्ष की स्ट्रैटेजी है
ये तो डिसरप्शन वाली ही स्ट्रैटेजी अभी तक दिखाई दे रही है। ऐसे में क्या ये सरकार को काउंटर कर पाएंगे? क्योंकि अब सरकार का वो चेहरा, एक तो वो था जो प्रोटेस्ट चलने के दौरान था, जिसमें थोड़े एरोगेंस दिखाई दे रही थी। अब सरकार का वो चेहरा है जहां पर वो एक डिसाइसिव स्टेप लेती हुई दिखाई दे रही है। सुधार की बात करनी ही करी है, केवल वो सुधार करने के प्रयास में भी है। बिल्कुल। और अपोजिशन जनता में क्या संदेश आएगा आज पार्लियामेंट से? अगर ये लोग डिसरप्ट करते हैं सिर्फ इस इशू पर, हम लोगों ने अभी सुना पहले जो अखिलेश यादव कह रहे हो, रामगोपाल यादव कह रहे हो या इमरान मसूद कह रहे हो, ये गोल पोस्ट चेंज करने की बात है। आपने पहले कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो तभी चर्चा होगी। सरकार कह रही थी कि चर्चा कराते हैं फिर उसके बाद बाकी चीज़ों पर बात होगी। तो आपने कहा कि इस्तीफा कराइए फिर चर्चा होगी। इस्तीफा हो गया तो अब आपको चर्चा करानी चाहिए। दूसरे मुद्दे हैं, जरूरी मुद्दे हैं, आपने उठा दिए हैं, लेकिन ये मुद्दे आपने सरकार के संज्ञान में लिया लीजिए, इसको भी चर्चा में शामिल कराइए। अब इसके आधार इस मुद्दे पर आप डिसरप्ट करेंगे तो फिर ये होगा कि आपका काम ही यही है, आप चर्चा से भाग रहे हैं और डिसरप्ट करना आपका प्राइमरी जो गोल है वो अब डिसरप्ट करना रह गया है। अगर आप सचमुच ईमानदारी से चाहते हैं कि पेपर लीक का जो कानून आ रहा है उस पर चर्चा हो, जो हाई पावर्ड टास्क फोर्स बनी है उसका क्या फ्रेमवर्क होगा उस पर चर्चा हो, और उसी में ये चर्चा भी आए कि बच्चों के साथ जो ज्यादती हुई है, पुलिस ने लाठीचार्ज किया है या पैलेट गन चली है, उस पर भी चर्चा हो। अब आपकी प्राथमिकता चर्चा होनी चाहिए, लेकिन अभी तक की बातचीत में हमको वो नहीं लग रहा है। हो सकता है कि अभी ये लोग अपोजिशन की पार्टी वहाँ बैठक कर रहे होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में बैठक होती है, फिर स्पीकर के पास कार्य मंत्रणा समिति की भी बैठक होती है, उसमें कोई तय हो कि नहीं इशू उठा करके और बहस चर्चा करने देनी है। अगर ये लोग इस मुद्दे पर अब सदन स्थगित कराते हैं तो ये विपक्ष के लिए बहुत निगेटिव मैसेज आएगा। जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस भी इस वक्त एक्शन में है और दिल्ली पुलिस लगातार जांच कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए गए आपत्तिजनक पोस्ट को हटवाया जाए। प्रधानमंत्री को लेकर सोशल मीडिया पर किए गए भद्दे कमेंट्स, अपशब्दों वाले वीडियो पोस्ट कमेंट्स हटाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस भी जारी किया है और आपत्तिजनक पोस्ट और वीडियो डाउन करवाए गए हैं। दिल्ली पुलिस लगातार अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी आपत्तिजनक पोस्ट को चिन्हित कर रही है। आपत्तिजनक कंटेंट की पहचान के बाद संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस भी जारी करते हुए कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली पुलिस की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम लगातार ऐसे कंटेंट पर नजर रख रही है और हमने भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं जो वाकई में अभद्र हैं, विषय से संबंधित भी नहीं है। मैं इसलिए कहूं कि कई बार तो विषय से संबंधित आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर लेते हैं जो असहज करने वाली है, विषय से संबंधित भी नहीं है, इतने अभद्र हैं। ये तो पुलिस को करना ही चाहिए। मैं जानना चाहती हूं कि इस वक्त अब सीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या है, अब छात्रों की स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, अगर लेजिटिमेसी है, जैसे एक बहुत बड़ी सफलता उनको मिली है कि उन्होंने इसको इनिशिएटिव में लाया और उसके कारण जो परीक्षा का मुद्दा है, शिक्षा तंत्र का मुद्दा है, वो सबसे बड़ी प्राथमिकता बनी। बाकी जितने भी कानून इस सत्र में लोग सोच रहे थे उससे आगे बढ़कर प्रधानमंत्री ने रिस्पॉन्ड भी किया। तो अपने आप में उनका, अगर उन्हें लेजिटिमेसी रखनी है तो दो तीन चीज़ें होनी चाहिए। एक, कि किसी तरीके से वो पॉलिटिकल ग्रुप के तौर पे ना दिखें, कि एक तो पॉलिटिकल पार्टी ना बने, किसी पॉलिटिकल पार्टी विशेष को समर्थन ना करें। दूसरा, निश्चित तौर पे अच्छा होगा कि एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करें। प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम करने से ये होता है कि देखिए, सरकार में भी जब ये विपक्ष का तो देख रहे ही नहीं, शिक्षा से मतलब नहीं है, छात्रों से मतलब नहीं है, ये अपनी रोटी। अगर सीजेपी जैसी इनिशिएटिव, एक प्रेशर ग्रुप अगर सक्रिय रहती है, युवाओं के बीच में उनका एक प्रभाव रहता है, तो इससे क्या होगा कि सरकार हमेशा सचेत रहेगी और कहीं से भी जैसे आप एक पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं तब फिर आप भी उन्हीं में से एक हो जाते हैं। फिर तो आप एक एजेंडा ड्रिवन हो गए, फिर तो आप बट जाते हैं। तो अगर आप प्रेशर ग्रुप रहेंगे तो हमेशा आपका एक दबाव रहेगा और कोई अंग्रेजी में शब्द कॉम्प्लेसेंसी कहते हैं कि आप शिथिल नहीं पड़ेंगे कि अभी तो संदर्भ है तो आप सक्रिय हैं और धीरे धीरे कोई और मुद्दा आया, ये पीछे छूट गया। तो एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम करे और सरकार के अच्छे निर्णय का स्वागत करे और जहां भी कमी है उस पे खुल के बोले। दरअसल इसी पर अभिजीत दीप के क्या कह रहे हैं वो आपको सुनना चाहिए, क्योंकि अब कांग्रेस जनता पार्टी की आगे की प्लानिंग क्या है इससे लेकर कई सवाल हैं। क्या सीजेपी पंजाब में आंदोलन करेगी या फिर उसका अगला पड़ाव बिहार होगा? इस मामले में सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने बयान दिया। दीपके ने कहा कि वो आगे की प्लानिंग का जल्द खुलासा करेंगे। इसके साथ ही पंजाब में हुए पेपर लीक के मुद्दे पर भी जल्द बड़ा फैसला लिया जाएगा। प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है, आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति हम बताएंगे, जल्दी बताएंगे। कल ही तो खत्म हुआ है, थोड़ा तो हमें टाइम दे दीजिए। पंजाब पेपर लीक को लेकर कुछ कहेंगे सर? उस पर भी करेंगे, हम बोलेंगे, हम उसी के ऊपर प्लानिंग कर रहे हैं अभी। सरकार से कुछ आपकी बातचीत रही है आगे के लिए?
मतलब जो केसेस हो रहे हैं उस पर बातचीत चल रही है, किसी भी जो भी स्टूडेंट्स है किसी पर भी केस नहीं लगनी चाहिए। पंजाब की बात हो गई है, इस पर हम भी बात करेंगे, लेकिन अब ये पार्लियामेंट प्रीमाइसेस की तस्वीर, आप बाहर की तस्वीर देख रहे हैं, उनका द्वार से सब सांसदों के अंदर जाने की तस्वीरें भी आ रही हैं। अब ज्यादा समय बचा नहीं है, 11 बजते ही पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अब बस देखना यह है कि अभी तक तो जितने भी दिन गए हैं क्वेश्चन आवर तक पूरा नहीं हो पाया है। जो हकीकत है मॉनसून सेशन की, और ये वाकई में है कि मॉनसून सेशन पिछले कई मर्तबा से, हर साल आप देखिए मॉनसून सेशन धुलता हुआ ही आ रहा है, और अगर कोई बिल या ऑर्डिनेंस पास हुआ भी है तो बस क्योंकि सरकार के पास बहुमत है, कभी विपक्ष ने वॉकआउट कर लिया, चर्चा हम नहीं सुन पाए हैं। और खास तौर पर इस मॉनसून सेशन की हम बात करें, पिछला पूरा हफ्ता जाया गया है। अब आज सोमवार है, आज एक महत्वपूर्ण बिल पेश होने जा रहा है। क्या विपक्ष सरकार को सपोर्ट करेगी? हालांकि जो नोटिसेस दिए गए हैं उसके अंदर ये पैलेट गन वाला इश्यू भी है, पुलिस के ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही है, माफी मांगने जैसी बात, इमरान मसूद को या अखिलेश यादव को आपने सुन लिया है। तो आज देखना यह होगा कि क्या वाकई में सरकार के साथ विपक्ष बच्चों के भविष्य को लेकर उतनी ही सकारात्मक है, उतनी ही सजग है, या फिर केवल ये एक पॉलिटिकल गेम था उनके लिए जिसमें जीत और हार वो अपने पार्टी को हो रहे नफा और नुकसान के आधार पर तोल रही है, ये समझने वाली बात है। ये तस्वीरें तो हम आपके सामने रखेंगे ही। सीजेपी की बात कर रहे थे हम, और एक जो बयान अजीत जी अभी दीपके का हमने सुनाया, पंजाब होना चाहिए उनके कंसर्न में, और अगर पंजाब उनके कंसर्न में हुआ तो फिर आम आदमी पार्टी क्या करेगी? बिल्कुल ठीक बात है। हालांकि अभी पंजाब के मुख्यमंत्री ने कल ही बयान दिया, आज सभी अखबारों में है कि हमारे यहाँ कोई पेपर लीक नहीं हुआ, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन अगर पेपर लीक है, परीक्षा प्रणाली में कोई गड़बड़ी है, तो वो भी देखना चाहिए है। और ये अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए, एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए भी जरूरी है कि आप सिर्फ उन स्टेट्स को टारगेट न करें, आपका कोई पॉलिटिकल इंक्लिनेशन नहीं दिखना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि पंजाब में जाना चाहिए तो पंजाब में भी जाना चाहिए। फिर आप बिहार की बात कर रहे हैं और दूसरे राज्यों की बात वहाँ कर तो रहे हैं, आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है बिहार में। लेकिन बिहार में अभिजीत दीपके का स्वागत नहीं होगा। बिहार के लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और कई लोगों से हमने सुना है, कई लोगों ने कहा है कि पहले आप ये सुनिश्चित कराइए कि महाराष्ट्र में हम परीक्षा देने जाएंगे तो हमको ट्रेन से उतार करके पीटा नहीं जाएगा। बिहार के बच्चे महाराष्ट्र जाते हैं परीक्षा देने तो ट्रेन से उतार करके पीटा जाता है। बिहार के लोग जाकर के ऑटो चलाते हैं तो कहा जाता है कि मराठी बोलो। तो ये बहुत सारे इशू हैं, ये जाकर के एक नया कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा अगर अभिजीत दीपके बिहार जाते हैं तो, क्योंकि उनको फिर अपना इन सब चीजों पर भी सफाई देनी होगी। मराठी है, हाँ, मराठी है। वो मराठी हैं, तो उनको उन लोगों की आलोचना करनी होगी पहले, महाराष्ट्र के ऐसे लोगों की, राज ठाकरे जैसे लोगों की, अपने लिए प्लेटफॉर्म उनको वहां पर तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद फिर वो लॉन्च हो सकते हैं। वहां अपने आप, एक तो बिहार में ये भी है ना, बिहार तो आंदोलन वहां से शुरू होते हैं, आप थोड़े जाकर के वहां आंदोलन सिखाइएगा, वहां से आंदोलन शुरू होते हैं। तो इसलिए वो तो आपको रिजर्वेशन पर भी बोलना पड़ेगा, बिहार जाएंगे तो रिजर्वेशन पे भी बोलना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान दिखाई दे रहे हैं, इन पर भी हम चर्चा करेंगे, देखें क्या सवाल पूछे जा रहे हैं इनसे। पहले से आ रही थी। दूसरी जो सरकार ये बदलाव करने की कोशिश कर रही थी, उसके पहले जो शिक्षा मंत्री थे, प्रकाश जावड़ेकर थे, निशंक थे, और इन सब लोगों ने स्मृति ईरानी थी, तो उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी और सबको करे, तो इम्प्लीमेंटेशन में जो गैप हुआ उसके लिए एक मंत्री को दोषी बीजेपी और सरकार नहीं मान रही थी। लेकिन सवाल ये था कि इनके रेजिग्नेशन के मुद्दे पे चूंकि ये आंदोलन खड़ा हुआ और चूंकि ये धीरे धीरे पूरे भारत पे फैलता जा रहा था, इसलिए सरकार के पास भी ये सबसे आसान रास्ता कि आप इसको खत्म करें, और उसमें सफलता मिली भी है। तो ये एक देखिए बड़प्पन है, कहीं पे अहम नहीं होना चाहिए सरकार का, कि हम बिल्कुल अपने अहम के साथ जो इंस्टीट्यूशनल ईगो होता है उसको सामने लाके आप संवाद न करें, बात न माने।
ये दो तस्वीरें हैं। एक तरफ आप देखिए पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दिखाई दे रहे हैं, उनके अपने साथी उनका सम्मान कर रहे हैं और ये सम्मान क्या एक मैसेज की तरफ इशारा करता है जो सरकार में टॉप से बॉटम तक गया है कि ये इस्तीफा जरूरी था, इसलिए ये इस्तीफा हुआ है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान दोषी नहीं है। क्या ये मैसेज समझा दिया गया है? और दूसरी तस्वीर हम विपक्ष की तो देख ही रहे हैं, प्रियंका गांधी भी खड़ी हैं, विपक्ष के तमाम सांसद भी खड़े हैं। अजीत जी, इस तस्वीर पर आपका क्या टेक है? देखिए, कोई भी सरकार नहीं मानती है कि ये हमारी गलती थी और उसकी वजह से हमने इस्तीफा दिया है या कोई कानून बदला है। देखिए, आपको प्रधानमंत्री की अपील याद होगी राष्ट्र के नाम जो की थी, किसान कृषि कानूनों को वापस लेते हुए। सरकार ने ये नहीं कहा ना कि कानून गलत है, सरकार ने कहा कि कानून अच्छे हैं, लेकिन हम समझा नहीं पाए किसानों को। तो वैसी यहाँ भी वही स्थिति है। प्रधानमंत्री ने माफी मांगी थी। हाँ, उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा साथ से कि कानून किसानों के हित में थे, उनको गुमराह किया गया है और हम किसानों को समझा नहीं पाए। वही स्थिति अभी है। देखिए सर, ये जो लीकेज है ये पूरे सिस्टम का है और जो स्ट्रक्चर है चुनाव हमारे यहाँ परीक्षा का, शिक्षा का, उस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम था। तो उसके लिए एक व्यक्ति को जिम्मेदार कैसे मानेगी सरकार? आप देखिए, अमित शाह ने धर्मेंद्र प्रधान की तारीफ की है, नितिन नवीन ने धर्मेंद्र प्रधान की तारीफ की है, बड़े बड़े पोस्ट लिखे हैं लोगों ने। बिहार सरकार के मंत्री विजय सिन्हा ने तो सबसे लंबी पोस्ट लिखी सबसे पहले, शिक्षा में और परीक्षा के मामले में इनके योगदान को, पेपर लीक के खिलाफ इनकी लड़ाई को, इन सब चीज़ों को हाईलाइट किया गया। तो जाहिर है सर, बीजेपी ये मैसेज दे रही है कि इनको बलि का बकरा नहीं बनाया गया। उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दी। हाँ, बलि का बकरा नहीं बनाया गया। सरकार ये मैसेज दे रही है, सरकार ये मैसेज दे रही है कि यूथ जो है आंदोलित था और वो इस बात को लेकर के इससे कम पे तैयार नहीं हो रहा था। तो सरकार ने उनकी भावनाओं का ख्याल रखा है, देश हित का ख्याल, उन युवाओं की भावनाओं का ख्याल, और आगे कोई असामाजिक तत्व, अराजक तत्व इसका लाभ उठा करके कोई हिंसा न फैला दें, कोई ऐसा काम न हो जाए जो देश के लिए ठीक नहीं हो, उसको रोकने के लिए सरकार ने ये इस्तीफा कराई। ये सरकार का स्टैंड है। और हम आपको बताएं, बी कृष्णा मेनन का भी इस्तीफा हुआ था, तो ये नहीं कहा था कि ये 1962 की लड़ाई में हारने के कारण इनको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ये भी उस समय भी ये कहा गया था कि इन्होंने तो बहुत पहले इस्तीफे की पेशकश कर दी थी और इस्तीफा आप जाकर के स्वीकार किया। कोई सरकार गलती थोड़े मानेगी। और इसमें एक और भी बात देखिए, जब 12 साल में जितने शिक्षा मंत्री हुए हैं उनका पॉलिटिकल कैरियर हमेशा हाशिए पे गया है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के साथ ऐसा होता वही देखना है कि क्या ये उस पैटर्न में आएंगे या अपवाद होंगे। ठीक है।